ब्लूम्स टेक्सोनॉमी स्पेशली ब्लूम्स ने बनाया था, बीएस ब्लूम जो थे पर्सन, उन्होंने बनाया था। एंड उनके जो को वर्कर्स का नाम उतना नहीं आया। को वर्कर्स मतलब जैसे होता है ना सहपाठी, तो यहाँ पे सहकर्मी जो एक साथ काम करें, तो दो सहकर्मी थे उनके साथ, मतलब दो को वर्कर्स थे उनके साथ, जिन्होंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को थोड़ा सा चेंज किया था। क्यों ना, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो पॉइंट्स थे वो थोड़ा सा रॉन्ग कंसेप्ट आप बता रहा था, सो दैट यहाँ पे उन्होंने चेंज किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड आप दोगे, थोड़ा सा इंट्रो लिखोगे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कौन है, क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है। आफ्टर दैट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में क्या पॉइंट्स थे जो रॉन्ग था, एंड जो दो पर्सन थे जस्ट लाइक एंडरसन एंड द क्रैथओल, क्रैथओल क्रैथोल थे, तो ये दो पर्सन ने, ये दो जो जेंटलमैन हैं, इन्होंने क्या किया था हेल्प। ओके, सो दिस इज योर इंट्रो पार्ट। आफ्टर दैट ये इंट्रो 1956 से हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आया, 2001 तक इसका रिवाइज्ड फॉर्म में आया है। कॉग्निटिव डोमेन में क्या चेंजेस आया, थोड़ा सा कंसेप्ट है। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे चार्ट प्रिपरेशन, मैंने जैसे बोला था चार्ट प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। आपको दोनों साइड बाय साइड में दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ था एंड कितना समझना है। और एक पॉइंट बता दूं, जो आपका इफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आया था, ठीक है। 1956 का जो पॉइंट था सेम था 2001 में भी, बट 1956 का जो कॉग्निटिव डोमेन था, कॉग्निटिव डोमेन मतलब संज्ञानात्मक विकास के लिए जो डोमेन था, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाया गया। जस्ट लाइक नॉलेज के पॉइंट को रिमेंबर बोला गया, कंप्रीहेंशन के पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग बोला गया, एप्लीकेशन के पॉइंट को अप्लाइंग किया गया, एनालिसिस पॉइंट को एनालिजिंग किया गया, सिंथेसिस पॉइंट को इवैल्यूएटिंग में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। एंड इवैल्यूएशन के पॉइंट में हमने चेंज कर दिया, क्रिएटिंग को रख दिया। तो ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट, एंड ये डायग्राम हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। देखो 1956 का जो भी पॉइंट था, क्या पढ़े थे, कुसा याद होगा, शॉर्टकट में हमने कुसा किया था, बट हमें समझने के लिए देख लो, नॉलेज है, उसके बाद कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन के बाद एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। इसको शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, के केस, ठीक है ना, के केस। तो के फॉर नॉलेज, सी फॉर कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन मतलब वन काइंड ऑफ उसको बहुत अच्छे से डिटेलली समझना, हो गया। ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एनालिसिस, एस फॉर सिंथेसिस, ई फॉर इवैल्यूएशन। अभी ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही इस फॉर्म को, अगर आप देखोगे जब भी लिख रहे हो तो ये अपवर्ड फॉर्म में रहता है, अपवर्ड फॉर्म में रहता है, ऊपर, ठीक है, अग्रगति के अवस्था में रहेगा, आगे की तरफ चल रहा है, नीचे नहीं आना है, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्म्स में वो वर्ड्स को मेंशन किया गया है, सारे नाउन हैं, वर्ब नहीं है, ये सारे नाउन फॉर्म में थे। बट 2001 में ब्लूम्स ने बनाया था 1956 में, बट 2001 में इसको चेंज किया गया। इसके टर्म्स को पहले हमने चेंज किया, क्या टर्म्स में चेंज किया थोड़ा सा देख लो, उसके बाद डिटेल करेंगे। नॉलेज को मेंशन किया गया, रिमेंबर। नॉलेज में क्या करते हो, ज्ञान को याद रखते हैं, हमारे दिमाग में उसको संचित करते हैं, रखते हैं याद। दैट मीन्स हम कोई भी नॉलेज को लेते हैं तो नॉलेज को स्कीमा में अरेंज करके रखते हैं, टू रिमेंबर एनीथिंग, टू एनालाइज एनीथिंग, तो रिमेंबर वर्ड आया नॉलेज के इंस्टेट पे, यहाँ पे रिमेंबर वर्ड आया। कंप्रीहेंशन के पॉइंट को समझाने के लिए क्या यूज करते हो, जस्ट लाइक एक्सप्लेनेशन और डिटेल फॉर्म में उसको एनालिसिस करना, या फिर डिटेल पॉइंट में उसको समझना, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग वर्ड आया। अभी अंडरस्टैंडिंग के बाद और कौन सा वर्ड आया, एप्लीकेशन वर्ड है। तो एप्लीकेशन का कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ओनली नाउन टू वर्ब हो गया। एप्लीकेशन का क्या आया, अप्लाई, अप्लाई, ओके, अप्लाई आया। एनालिसिस की वर्ब में क्या आएगा, एनालिसिस था, एनालाइज हो गया, एनालिसिस था, एनालाइज हो गया। सिंथेसिस का वर्ब क्या आया ना, हम यहाँ पे क्या करें ना, सिंथेसिस जो इवैल्यूएशन स्टेज था, जस्ट लाइक हमारे 5th स्टेज एंड 6th स्टेज, ये हो गए क्रॉस, मतलब इसके पोजीशन में स्विचिंग हुआ। सिंथेसिस के पॉइंट मतलब सिंथेसाइज करना, कोई चीज को उद्भावन करना, इन्वेंशन करना, बनाना, तैयार करना, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएशन, और क्रिएट और क्रिएटिंग समथिंग, तो उसका वर्ब क्या आ गया, क्रिएट। एंड इवैल्यूएशन के ऑपोजिट में क्या आएगा, बोलो, इवैल्यूएशन का तो ऑपोजिट ही नहीं होता, तो इवैल्यूएशन का छोटा वर्ब है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट। सो इवैल्यूएशन में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया इवैल्यूएट, ओके। तो ये था चेंजेस, ठीक है। एंडरसन एंड क्रैथहोल, क्या है, एंडरसन एंड क्रैथहोल ने 2001 में इसको रिवाइज किया, ओके। सबसे पहले पढ़ने का स्टाइल को समझो एंड फिर पढ़ो, क्यों मैंने पूरे डायग्राम को पहले दिखाया, ताकि आपके माइंड में एक बेस बने, बेस बना रहे हो,
एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलोगे कि मैम ये हमारे बुक में अभी नहीं है, फिर भी पढ़ के जाओगे, फिर भी पढ़ के जाओगे, फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं, तो फिर भी पढ़ के जाओगे। सो ये जो डायग्राम है कहाँ से स्टार्ट किया, नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। याद रखने के लिए क्या बोला गया, के केस, के केस, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, न रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट। तो यहाँ पे देखो RUA, RUA, AEC, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो आप सिंपली याद करोगे कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट बना नहीं पा रहे, तो RUA² EC, RUA² EC, ओके। सो इस पॉइंट को अभी हम डिटेल पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट। देखो वर्ड देख लेना, ये रिवाइज्ड है, ऑलवेज रिमेंबर रखना, ये रिवाइज्ड है, ठीक है। रिवाइज मतलब क्या, उसको फिर से बनाया गया, फिर से तैयार किया गया, ठीक है। सो हु आर एंडरसन एंड क्रैथहोल, ये दोनों पर्सन कौन थे, अब स्टोरी सुनना है, पूरा स्टोरी सुनना है। मैंने आपको बेस बता दिया, अब स्टोरी सुनना है। तो दीज जेंटलमैन are the primary author of the revision to what had become known as Bloom's taxonomy and ordering of cognitive skill, ठीक है। ये टेक्सोनॉमी इज रियली जस्ट ए वर्ड फॉर ए फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ कि आपका जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या था, मैंने बोला था टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, दैट मीन्स ए फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन। हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नई फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए दो पर्सन आए, ठीक है। दोनों का नाम आपको बार बार मैं बोल दी, क्या है, एंडरसन एंड क्रैथ होल, और क्रैथ ओल बोल सकते हो, क्रैथ ओल। एच एक्चुअली प्रोनाउंस नहीं होता है, साइलेंट रहेगा, क्रैथ ओल। तो क्रैथ ओल एंड एंडरसन दो ऑथर हैं, प्राइमरी ऑथर, जिन्होंने पहली बार प्राथमिक अवस्था में बनाया था और पहली बार बनाया था, तो प्राइमरी ऑथर्स ऑफ रिवीजन टू व्हाट हैड बिकम नोन एज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जिस कंसेप्ट को हम जानते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से, उस कंसेप्ट को उन्होंने रिवाइज किया था, ठीक है। सो टेक्सोनॉमी हैड परमिटेड टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन प्लानिंग। अच्छा, टेक्सोनॉमी में क्या था एक्चुअली, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी अगर पढ़ चुके हो तो उसमें क्या था। द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक्सप्लेन अबाउट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये हमें बता रहा था कि एजुकेशन, विद्या का एम क्या है, या फिर विद्या का उद्देश्य क्या है, क्यों विद्या लेना चाहिए, क्यों शिक्षा लेना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षण विधि क्या होते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए। तो ये एजुकेशनल एम्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल पॉइंट्स को लेके, इंस्ट्रक्शनल एम्स को लेके हम काम कर रहे थे। तो उसी चीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन क्या था हमारा, कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन। सो 50 साल पहले ऑलमोस्ट, देखो 1956 है, ठीक है। कलर चेंज करती हूँ आपको दिखे प्रॉपर्ली, ये क्या है, 1956 है। 1956 में हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आया था, ठीक है। सो 2001 में आया, तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 5 साल का इधर उधर हो गया, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स पकड़ा गया, या फिर बोल दो पूरा डायरेक्ट आप काउंट कर लो, 45 ऐसा ही टाइम पीरियड है, 45 ईयर्स का टाइम पीरियड है जब रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आया 2001 में, ठीक है। सो किसने लाया, क्रैथहोल एंडरसन ने, सॉरी एंडरसन ने। एंड इंपॉर्टेंट वर्क ये किसके रिलेटेड था, ब्लूम्स के रिलेटेड था। ब्लूम्स के कौन से डोमेन के रिलेटेड था, ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन के रिलेटेड था, ठीक है। सो ये दो पर्सन ने, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, ये दोनों ने क्रिटिकली रिवाइज किया कि एजुकेशन में एक्चुअल नीड क्या है, क्रिटिकली रिवाइज किया कि एजुकेशन में एक्चुअली नीड क्या है, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को क्यों पढ़ाएं, क्यों उनको एजुकेशनल एम्स दें, हम पर्टिकुलर एम्स के ऊपर वर्क क्यों करना चाहिए, तो उसके ऊपर उन्होंने रिवाइज किया। सो पूरा नाम सुन लो एंडरसन का, लोरिन एंडरसन वाज वंस अ स्टूडेंट ऑफ फेम्ड बेंजामिन ब्लूम एंड डेविड क्रैथहोल। तो अभी पता चला कौन कौन क्या है। ब्लूम चिकागो में, चिकागो यूनिवर्सिटी में क्या थे, प्रोफेसर थे, ठीक है। उन्होंने एजुकेशनल वर्क को लेके बहुत सारा क्या क्या था, वर्क किया था। उसी पीरियड में उनके कोवर्कर थे डेविड क्रैथहोल, एंड उनका ही स्टूडेंट थे एक लॉरेन एंडरसन। तीनों मिलके काम करते थे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे। बट सडनली क्या हुआ ना, बेंजामिन ब्लूम जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा फेम कमा लिया अपने कंसेप्ट को लेके। बट आफ्टर दैट उन्होंने एनालाइज भी नहीं किया कि क्या उन्होंने रॉन्ग लिखा था। तो डेविड हमारे जो है डेविड क्रैथहोल एंड एंडरसन दोनों मिलके
आपके जो कॉग्निटिव डोमेन के कंसेप्ट को रिवाइज कर डाला। ये आपका क्या हो गया, इंट्रो पार्ट हो गया। आफ्टर दैट ओरिजिनल कॉग्निटिव डोमेन वाज डिस्क्राइब्ड एंड पब्लिश्ड इन 1956। ये तो समझ गए हो कि ये हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन है वो कब आया, 1956 में आया। सो डेविड क्रैथहोल एंड आपके जो क्या रह गए, एंडरसन रह गए, वो दोनों ने क्या किया ना, बेंजामिन ब्लूम के कॉन्सेप्ट को उन्होंने चेंज किया एंड थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लिया है। अभी देखो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मेंशन है, द इफेक्टिव डोमेन। तीन डोमेन होते हैं, कैप डोमेन्स है। पहला डोमेन क्या है, सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर इफेक्टिव होता है एंड सेकंड डोमेन, एंड थर्ड डोमेन इज अ साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव का तो पता चल गया, पूरा मैं डायग्राम दिखा चुकी हूँ। अभी देखो इफेक्टिव डोमेन के लिए क्या किया गया। Effective domain was categorized until 1964, as David Krathwohl was the lead author on this endeavor. It should bear his name, not Bloom's. ठीक है, इफेक्टिव डोमेन किसके नाम के अंडर आता है, ब्लूम्स के नाम पे। बट उस टाइम पे भी 1956 में नहीं, 1964 में आपका क्या आया था, इफेक्टिव डोमेन आया था। एंड ये ब्लूम्स के नाम से फेमस नहीं हुआ, फेमस हुआ क्रैथहोल के नाम से। एंड उनके नाम के अकॉर्डिंग 1970s के बाद उनको जो उनके जो कंसेप्ट है उसको कौन मॉडिफाई किया ना, 1970 के बाद तीन ऑथर्स आए, हॉरो और बोल सकते हो हैरो, हैरो सिम्पसन एंड डेप, हैरो सिम्पसन एंड डेव। ठीक है, हैरो 1972, सिम्पसन 1972 एंड डेव 1970। ये तीनों ने मिलके क्या किया ना, इफेक्टिव डोमेन को थोड़ा सा रिवाइज किया, मतलब 3 वर्जन्स लेके आए। इफेक्टिव डोमेन में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया, उसके वर्ब के फॉर्म्स को लेके आए। एंड ये 3 वर्जन में आया ना, हैरो ने खुद का वर्जन निकाला, सिम्पसन ने खुद का निकाला, डेव ने खुद का निकाला। कौन से कंसेप्ट के ऊपर, इफेक्टिव डोमेन्स के ऊपर। अच्छा इतना क्लियर है, येस और नो? ओके, अभी देखो, यस बोलो बोलो। हम्म। 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 देखो, जब नाउन रहता है कोई चीज तो उसको हम करके देखेंगे, बट करना है कंटिन्यू में जो चीज किया जाता है उसके लिए वर्ब यूज किया जाता है। जब भी हम कोई चीज को कंटिन्यू दिखाना चाहते हैं तभी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं विद वर्ब। अच्छा आप बोलो ग्रामेटिकल हम लोग कल ही पढ़ते थे, कल ही पढ़े थे एलएससी में। सो वहां पे आप बोलो वर्ब का यूज क्यों करते हो, वर्ब्स क्या होते हैं, एक्चुअल में वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो कोई भी एक्टिविटीज को शो करने के लिए हमने verbs का यूज किया। नाउन, नाउन के लिए अगेन verbs चाहिए होता है, नाउन में स्पेसिफाइड करने के लिए कुछ verbs चाहिए होते हैं। बट आपको verb के लिए कोई भी नाउन नहीं चाहिए, verb के लिए कोई भी एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा verb नहीं चाहिए, या फिर कोई ग्रामेटिकल और कुछ नहीं चाहिए। verbs खुद ही डिपेंड करता है कि क्रिएट, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्रिएटिंग ही करेंगे, ऑलवेज क्रिएट करेंगे। इवैल्यूएट मतलब मुझे इवैल्यूएशन ही करना है, वो सेल्फ हो या फिर बाय अदर्स हो, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं अंडरस्टैंड, दैट मीन्स मुझे खुद समझना है। तो ये भर का पॉइंट ऑफ व्यू है। एजुकेशनल जो पॉइंट्स आते हैं उसमें खुद को एनालाइज करना रहता है। एंड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी टीचर्स के रिलेटेड आया था कि टीचर्स को समझना है कि स्टूडेंट्स को पहले आप क्या करोगे, स्टूडेंट के साथ आप क्या करेंगे, तो इसलिए ये कंसेप्ट है ना, नाउन टू वर्ब में चेंज किया गया। ठीक है, कंटिन्यू एक्शन को। हाँ, बस बस बस। तो टीचर ऑलवेज क्या रहते हैं, क्लास में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ऑनगोइंग एक्टिविटीज और जो भी चल रहा है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को दिखाने के लिए हमने verbs का यूज किया। ठीक है, ओके, चलो। ओके, कॉग्निटिव डोमेन आ जाओ, बोलो कॉग्निटिव डोमेन हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो फॉलोइंग चार्ट इंक्लूड्स द टू प्राइमरी एग्जिस्टिंग टेक्सोनॉमीज, दो टेक्सोनॉमीज मैं अभी दिखाऊंगी जो कि रिलेटेड टू कॉग्निशन है, मतलब कॉग्निटिव डोमेन है। तो यहाँ पे ये जो नोट डाउन किया गया, प्लीज नोट द टेबल बिलो, तो वहां पे आप वैसा लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट टेबल को दिखा सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट 1956 एंड 2001 के बीच जो रिपीट किया गया, रिफाइंड किया गया अगेन, और रीडिफाइंड किया गया अगेन, तो उसके अंदर क्या चेंजेस हैं हम अभी देखेंगे। एंड ये क्रैथहोल एंड एंडरसन ने क्या किया देखते हैं। सो 1956 स्टार्ट होता है, देखो समझने के लिए बोल रही हूँ, अच्छे से समझना, अभी पॉइंट्स पूरा आप क्लियर हो जाओगे। फर्स्ट पॉइंट, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, क्योंकि हमारे पास क्या है, के केस है, के केस है। सो उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट पॉइंट इज द नॉलेज, हमारे पास ज्ञान, ज्ञान से रिलेटेड। सो नॉलेज में आप क्या करते हो, मैक्सिमम आप बताओ नॉलेज में क्या करोगे, रिमेम्बरिंग, रिट्राइविंग,
previously learned material. Examples of verb that related to this function are. अभी देखो, आप जब पढ़े थे मैंने एक चार्ट बना के आपको दिया था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का, एंड आप लोगों ने पूछा क्या मैम हमें ये चार्ट को ऐसे ही बनाना है। देखो, आप ऐसे भी बना सकते हो, अदरवाइज ऐसे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, वन आफ्टर अनदर ऐसे करके लिख सकते हो। नंबरिंग आपका सही होना चाहिए, बस इतना ही है। सो यहाँ पे जो नॉलेज का पॉइंट है, नॉलेज क्या बताता है कि रिमेंबरिंग और रिट्राइविंग प्रीवियसली लर्न मटेरियल। जो पहले से आपके पास है, जो मटेरियल आपने पहले यूज किया है, उसी से जो ज्ञान लिया है उसको याद करना, या पूरे जो भी चीज आपको पता है उसको रिकॉल करना। तो इसके एग्जांपल्स के लिए अगेन हमें वर्ब्स लेने पड़े। देखो, एग्जांपल्स के लिए अगेन वर्ब्स लेने पड़े इसके रिलेटेड। नो, आइडेंटिफाई, रिलेट, लिस्ट, डिफाइन, रिकॉल, मेमोराइज, रिपीट, रिकॉर्ड नेम, रिकॉग्नाइज, एक्को। सो ये सारे ना वर्ब्स हैं। नो, किसी चीज को जानना, आइडेंटिफाई, पहचानना, रिलेट, किसी चीज को किसी के साथ रिलेट करना, लिस्ट बनाना, हो गया। डिफाइन करना, रिकॉल करना, मेमोराइज करना, रिपीट करना, रिकॉर्ड, नेम, रिकॉग्नाइज, एक्वा। तो इतने सारे वर्ब्स हम लोग यूज कर सकते हैं बस एक टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए, नॉलेज। नॉलेज के स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इतनी सारी चीज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी 2001 में चले जाएंगे, एंडरसन क्रैथहोल का। उन्होंने क्या बोला, रिमेंबरिंग। डायरेक्ट बोल दिया कि रिमेंबरिंग का मतलब होता है, पूरा लाइन जो था, रिकॉग्नाइजिंग और रिकॉलिंग नोन, दैट इज नॉलेज, नॉलेज, नोन, नोन नॉलेज, और बोल सकते हो जो चीज का एक्सपीरियंस है, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग, और रिकॉलिंग नॉलेज फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी, आपके मेमोरी में नॉलेज कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज यूनिट, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। ये स्कीमा जो है, स्कीमा में नॉलेज भरा पड़ा रहता है, एंड ये नॉलेज को आप जब रिट्राइव करते हो और रिकॉल करते हो, उसी को हम रिमेम्बरिंग बोलते हैं, याद करना, किसी चीज को याद करना। अभी देखो, रिमेम्बरिंग इज व्हेन मेमोरी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, क्या करेगा, मेमोरी जब कुछ चीजों को रिट्राइव करना चाहता है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रिट्राइव, सुने हो कि नहीं कंप्यूटर के केसेस में, या कंप्यूटर के फाइल्स के केसेस में जब डिलीट हो जाता है तो वहां पे हम रिट्राइव का ऑप्शन लेते हैं, किसी चीज को वापस लाना। तो यहाँ पे देखो, मेमोरी में कोई चीज है, सपोज आप कोई पर्सन को देखते हो एंड आप रिमेम्बर करते हो, अच्छा मैंने इस पर्सन को तो पहली बार नहीं, पहले भी देख चुका है, आज पहली बार मैं नहीं देख रही हूँ, पहले भी मैं देख चुकी हूँ। दैट मीन्स इसका इंफॉर्मेशन आपके माइंड के पास है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे से मेमोरी सेल्स होते हैं आपके माइंड पे, वो स्टोर करके रखता है, तब जाके आप याद करते हो। तो जब आप अभी के कंडीशन में हो बट याद कर रहे हो प्रीवियस नॉलेज को, एंड उसको यूज कर रहे हो अभी के टाइम पे, मतलब ओल्ड नॉलेज को यूज करना फॉर अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई द न्यू वर्ड्स। कोई नया चीज को जानने के लिए पुरानी चीज को यूज करना जब हो, या पुराने नॉलेज को हम जब वापस लाते, दैट इज कॉल्ड रिट्राइविंग। रिट्राइविंग और रिमेम्बरिंग। तो देखो कितना इजी हो गया। नॉलेज के लिए हमने इतने वर्ब्स को यूज किया, बट रिमेम्बरिंग के लिए एक्सप्लेनेशन ओनली यूज किया। इसमें कोई फैक्ट हो सकता है, आइडिया हो सकता है, कोई चीज पहले से बताया जा सकता है, ऐसे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या है, जस्ट लाइक किसी चीज का मीनिंग ड्रॉ आउट करना, उसको एक्सपांड करके, उसको समझ के। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन क्या होता है, द एबिलिटी टू ग्रास्प और कॉन्स्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम मटेरियल। कोई भी मटेरियल से मीनिंग को समझना या जिस्ट को निकालना, और मीनिंग थिंग्स को कॉन्स्ट्रक्ट करना, बनाना, या फिर उसमें क्या छुपा हुआ है उसको जानना। तो कंप्रीहेंशन, एग्जाम्पल्स इसके रिलेटेड जो भी है, जस्ट लाइक देखो, आप जब इंफॉर्मेशन को ढूंढते हो या कॉन्स्ट्रक्ट करते हो कि मीनिंगफुल चीज़ों को, तो क्या करते हो, रीस्टेट करना, लोकेट करना, रिपोर्ट आइडेंटिफाई करना या डिस्कस करना, इलास्ट्रेट, इंटरप्रेट, ड्रॉ, रिप्रेजेंट, डिफ्रेंशिएट, कंक्लूड। ये सारे ना छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, इसको आप कंफ्यूज होकर स्टेटमेंट मत बना देना, सारे वर्ड्स हैं। भर्ब्स बोला गया है मतलब वर्ड्स में होंगे, भर्ब्स को कभी स्टेटमेंट में हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ भर्ब्स का नाम मेंशन है कि भर्ब्स क्या है, यहाँ पे कौन से भर्ब्स यूज होते हैं कंप्रीहेंशन में, डिस्क्राइब, डिस्कस, रिव्यू, इन्फर, ये सारे। बट अंडरस्टैंडिंग जो पॉइंट आता है कंप्रीहेंशन के ऑपोजिट में, जो 2001 में यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, लाइक कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, बी their written or graphic messages or activities like interpreting, exemplifying and classifying. So interpreting,
कल के क्लास में भी बताई थी, प्रीवियसली भी बताई थी, इंटरप्रीट करना, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो किसी चीज को समझ के बताना या फिर एक्सपांड करना, इंटरप्रीट करना होता है। एग्जाम्पलीफाइंग, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्लूज को यूज करूंगी कोई पॉइंट को एक्सटेंड करने के लिए या समझाने के लिए। क्लासीफाइंग, कोई कैरेक्टर के बेसिस पे सिमिलर कैरेक्टर को लेके अगर मैं आपको किसी भी क्लास में डिवाइड कर दूं तो उसको क्लासीफाइंग बोलते हैं। अगर हिंदी में बोला जाए इसको बोलते हैं वर्गीकरण। मतलब देखो, सेम सेम कैरेक्टर और गुण, गुण के ऊपर निर्धारण किया जाता है कि हम कौन से क्लास से बिलोंग करेंगे। अच्छा, जैसे बोलो कि एक कैरेक्टर मैं देती हूँ, मछली पानी में रहती है, शार्क भी पानी में रहता है, तो इसको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। बट फिशेस के अंदर अगर हम फिर से डिफरेंस देखते हैं तो उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कि कौन से फिश बड़े फिश को खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया गया। मतलब कुछ कैरेक्टर को लेके रिलेट करके उसको एक्सटेंड करके हम क्या करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं। ठीक है, तो कंप्रीहेंशिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि किसी चीज को डिस्क्राइब करना, डिस्कस करना, रिलोकेट करना, कंक्लूड करना। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि कोई चीज को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो एंड उसको एग्जांपल्स के साथ, क्लूज के साथ, आइडियाज के साथ उसको बता दो। तो उससे जो भी मीनिंग ड्रॉ आउट होगा, मतलब आप समझने के बाद जो पॉइंट्स को माइंड में रखते हो, तो वही होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझने का जो क्षमता होता है। अभी देखो और भी वर्ड्स हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में। समराइज करना, व्हाट डू यू मीन बाय समराइज? समरी जानते हो, सारांश। तो समरी क्या होता है, कोई चीज को आपने पढ़ लिया, पढ़ के आपने अपने वर्ड्स में लिखा, कोई मिनिमम एक वर्ड लिमिट होता है तो उस वर्ड्स के लिमिट में लिखा, तो इसको हम समराइजिंग बोलते हैं। इनफरिंग, दैट मीन्स कंक्लूजन ड्रॉ करना, या फिर बोल सकते हो दो स्टेटमेंट के विद इन क्या छुपा है उसको निकालना। कंपेयरिंग, सो ये बेटर है या ये बेटर है, ए बेटर है या बी बेटर है, विच वन इज बेटर, तो उसको देखना। एक्सप्लेनिंग, समझाना, क्लीन करना कि ये पॉइंट जो है क्लियरली मैं बता रही हूँ, ये इतना है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनिंग। सो इतना दो पॉइंट गया। अभी थर्ड पॉइंट देखो, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब तो समझ गए क्या है। एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल, पहले से जो भी शिक्षा आप ले चुके हैं कोई भी मटेरियल के बारे में, उस मटेरियल को यूज करेंगे फर्दर अपने लाइफ में, जैसा सिचुएशन आएगा उसमें यूज करेंगे। जस्ट लाइक इसके लिए वर्ब्स क्या यूज करेंगे ना, अप्लाई, रिलेट, डेवलप, ट्रांसलेट, यूज इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट बोल सकते हो। प्रैक्टिस, कैलकुलेट, सो एग्जिबिट, ड्रामाटाइज। अभी बोलो मैम इतने सारे वर्ब्स तो हमें याद नहीं रहेंगे, सो चार या पांच वर्ब्स को याद रखना ईच ग्रुप में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एप्लीकेशन का वर्ब फॉर्म में क्या आएगा, अप्लाइंग। अप्लाइंग whatever you have in your mind, or you have in your memory cells, or just like in your sensory organs, receive it, after that process it and work on it, or applying in the different fields. सो ये चीज अप्लाइंग में होता है, जो भी आप कैरी करते हो आपके माइंड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो भी ना रहे तो क्या हो जाएगा, आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। तो उस इंफॉर्मेशन को अगर आप फर्दर किसी सिचुएशन में यूज करते हैं, उसी मटेरियल को यूज करते हैं कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए और इंटरव्यूज में, या जस्ट लाइक कोई भी प्रोग्राम्स में आप देते हो, तो उसको हम अप्लाइंग बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज में यूज करना, आपने कुछ सीखा उसको यूज करना, तो दैट इज कॉल्ड अप्लाइंग। Next point, analysis. Analysis, ability to break down or distinguish the parts of material into its components so that its organizational structure may be better understood. इतना डिफिकल्ट हो गया। अभी देखो एनालिसिस क्या होता है। अच्छा मुझे बता दो कि एक मैं डिफिकल्ट कंसेप्ट आपको दे रही हूँ, तो आप इसको होल टोटल एट ए टाइम पढ़ोगे या दो दो लाइन करके समझ के पढ़ोगे, या छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करके पढ़ के समझे, विच वन इज बेटर? कौन सा अच्छा लगेगा कि पूरा कंसेप्ट को एट अ टाइम पढ़ दो या फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से समझ के पढ़ो? विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू एनालिसिस? बोलो बोलो, फटाफट बोलो, कौन सा बेटर रहेगा? आपको मैं एक डिफिकल्ट टास्क दे रही हूँ, एक मैटेरियल दे रही हूँ जिससे आप पढ़ाई करो, बट वो मैटेरियल इतना डिफिकल्ट है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, सो आप क्या करोगे? उसको ब्रेक करके पढ़ोगे या फिर एट अ टाइम पढ़ोगे? एनीवन, कोई बोलो। एम आई ऑडिबल? आई एम ऑडिबल और नॉट? एप्लीकेशंस, ओके एप्लीकेशंस। सो एप्लीकेशंस में पहला पॉइंट ये है कि एप्लीकेशंस क्या होता है, जस्ट लाइक यू हैव एनफ नॉलेज अबाउट समथिंग एंड यू यूज इट
इन डिफरेंट फील्ड्स, मतलब आपके पास कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस्ड है, यू हैव सम प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप बहुत सारा काम कर सकते हो, तो उस काम का एक्सपीरियंस को आप डिफरेंट फील्ड्स में यूज करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन, नाउ इट्स क्लियर ना? सुन पा रहे हो? अगर नहीं हो तो मुझे फटाफट से कॉल भी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ओह! नाउ इट्स ऑडिबल, ओके, थैंक यू, चलो। सो अप्लाई जब वर्ड आता है तो अप्लाई करना, किसी चीज़ को कंपेयर करके ही अप्लाई करते हो। सपोज़ आपको मैंने डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है बता दिया है। सो यू हैव दिस एक्सपीरियंस, तो आपने जब रास्ते पे जाते हुए उसी टाइप के मतलब सिचुएशन को देखा, तो आप क्या करोगे? अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पे अप्लाई करोगे। तो एप्लीकेशन में वही चीज़ होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जस्ट लाइक अप्लाई, रिलेट, डेवलप, ट्रांसलेट, यूज़, ऑपरेट, organize, employ, restructure, interpret, illustration, dramatize, demonstrate, practice, calculate, show, exhibit। इतने वर्ड्स हैं। आप कुछ पॉइंट्स को सिर्फ लिखेंगे, मतलब कुछ verbs को ओनली लिखेंगे, 4 to 5 verbs को लिखेंगे जो एप्लीकेशन के अंडर पे किया जाता है। बट डायरेक्टली अगर 2001 में चले जाए, डायरेक्टली अगर हम 2001 में चले जाए, सो दैट पॉइंट इज अप्लाइंग। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अप्लाइंग। तो वो डायरेक्टली दिखा रहा है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन था पहले से, आप जो जानते हो, उस एक्सपीरियंस को आप फर्दर डिफरेंट फील्ड्स में यूज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अप्लाइंग। तो अप्लाइंग जब होता है तो कैसे यूज करते हो? कैसे वो मटेरियल्स को आप यूज करते हो? जस्ट लाइक फॉर इंटरव्यू और एनी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन केस, कहीं पे आपको खुद को प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, या फिर सेमिनार देना है, या फिर ऑफिस में आपको डाटा सबमिट करना है, तो उस जगह पे आप लोग अप्लाइंग वर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है एंड आप उसी एक्सपीरियंस, उसी चीजों का एक्सपीरियंस को यूज करते हो यहाँ पे। तो ये अप्लाइंग है। आफ्टर दैट हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। सो एनालिसिस क्या है पता है? The ability to break down or distinguish a part of the material into the components so that its organizational structure may be better understood। तो इतना जो डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है ना, समझने के बाद इजी लगेगा। अच्छा, मुझे बताना, कोई भी अगर डिफिकल्ट स्ट्रक्चर या फिर डिफिकल्ट स्टोरी या डिफिकल्ट नोट्स आपको दे दूं, तो आप कैसे पढ़ना पसंद करेंगे? ऑल टोटल एट ए टाइम पढ़ेंगे या पार्ट वाइज मैनर पे समझ समझ के पढ़ोगे? बोलो, फर्स्ट वन और सेकंड वन। पार्ट वाइज। सो यहाँ पे आप, हाँ, पार्ट वाइज, राइट। तो यहाँ पे क्या है ना, हर एक चीज का कंपोनेंट्स को जानना है। सपोज थिंक दैट कि ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। देखो, मैं डिफिकल्ट को ऐसे डेजिग्नेट कर दी। अभी मैंने बोला कि इसको पूरा कंप्लीट करके आना, तो बोलो मैम बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों डिफिकल्ट लगा? क्योंकि आपने ऑल टोटल पढ़ा, इसके कंपोनेंट्स को नहीं जाना, इसके मटेरियल्स के अंदर कंपैरिजन नहीं किया। तो इसको पहले हम पार्ट वाइज मैनर पे ऐसे ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद अभी वन ये कंप्लीट हो गया, मुझे समझ आ गया, तो दैट वन इज क्लियर। आफ्टर दैट ये क्लियर हुआ, दैट वन इज क्लियर। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट, आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट, देन लास्ट फिफ्थ पार्ट। ऐसे करके अगर पढ़े तो पूरा कंसेप्ट धीरे 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 बेटरली आप कन्वर्ट, मतलब कंपेयर करके पढ़ सकते हो या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस पॉइंट। एनालिसिस में चीजों को क्या करते हैं ना, हम घटाने को ट्राई करते हैं, मतलब सब्सट्रैक्ट करने को ट्राई करते हैं, समराइज करोगे, बट एडिशन के फॉर्मेट में नहीं, आप सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में। मतलब क्या है, कोई चीज को अगर डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल लाना हो, तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आफ्टर दैट एक पार्ट हो गया, चलो उसको समझ लिए, उसमें हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट रहा, अभी 4 पार्ट मेरे पास डिफिकल्ट है, 4 में से एक चला गया, 3 पार्ट डिफिकल्ट है, 3 में से अभी 3 हो गया, तो 2 पार्ट डिफिकल्ट है, तो 2 पार्ट्स में से एक करेंगे, दूसरा बार नेक्स्ट करेंगे। तो ऐसे चीज करने के लिए हम एनालिसिस वर्ड यूज करते हैं। तो एनालिसिस में भी कंपेयर है, जस्ट लाइक इंक्वायर कर रहे हो, क्वेश्चन रेजिंग कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, या फिर जस्ट लाइक डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, तो ये वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं एनालिसिस के अंडर पे। ठीक है। अभी एनालिजिंग, एनालिसिस से यहाँ पे एनालिजिंग है, और एनालाइजिंग बोल सकते हो। तो ये जो आपका है 2001 का, एंडरसन एंड क्रैथहोल के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने क्या बोला, सेम कंसेप्ट बोला है, बट यहाँ पे कुछ वर्ड्स को कम यूज किया। क्या है? ब्रेकिंग मटेरियल और कंसेप्ट इनटू पार्ट्स। देखो, कोई भी कंसेप्ट को या मटेरियल को पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसको डिफाइन करो, डिटरमाइन करो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, एंड उसको इंटर रिलेट करो। मतलब क्या है, सपोज आपको ए आता है, बी नहीं आ रहा है, तो इंटर रिलेट करो पहले।
दोनों के अंदर कंपैरिजन क्या है वो समझो, उसके बाद बी आने लगेगा, बी जब आ गया तो सी करना स्टार्ट करो। तो ऐसे धीरे 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 आप क्लियर करते हो वन आफ्टर अनदर। तो इसके लिए कुछ कैरेक्टर सेम होने चाहिए या कुछ आइडियाज सेम होने चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर मेंटल एक्शन। आपके दिमाग में जो भी कार्य चलता है, काम चलते हैं, उसके ही प्रभाव से ये कंप्लीट होते हैं। तो इसके लिए जो जो वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक कंपेयरिंग हो गया, सेपरेट हो गया, कैटेगराइज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन और क्या कर सकता है, जैसे कि स्प्रेडशीट बनाना, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, सर्वे करना, चार्ट्स और डायग्राम बनाना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना। अगर आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, ग्राफ्स कभी प्लॉट नहीं कर सकते, कभी भी आप चार्ट बना नहीं सकते। आप लोगों को जो प्रॉब्लम होता है ना, कभी कभी मैम माइंड मैप्स बोलते हो, माइंड मैप्स बोलते हो, बट आता ही नहीं है माइंड मैप्स। अगर पूरे कंसेप्ट को आप छोटे छोटे पार्ट्स में देखो एंड पहले उसको अरेंज कर लो कि कौन सा पॉइंट के बाद क्या आता है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग कर लो, तो आप एनालाइज कर सकते हो एंड उसका जो मीनिंग होगा उससे आप चार्ट्स बना सकते हो। तो ये हो गया एनालिसिंग। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज सिंथेसिस। तो इस पॉइंट में क्या हुआ था पता है? सिंथेसिस एंड वहां पे था हमारा नॉर्मली के केस होता है, तो सिंथेसिस पॉइंट में सिंथेसिस है, तो इधर आपका एंडरसन एंड क्रैथहोल के यहाँ पे इवैल्यूएटिंग आ गया है। तो उसके नेक्स्ट में जहाँ पे सिक्स पॉइंट पे इवैल्यूएशन है, तो एंडरसन एंड क्रैथहोल के पॉइंट में क्रिएटिंग आ गया है। तो ये दोनों स्विच हो गए थे। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि जितना इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है, सबको जोड़ लो, गैदर कर लो एंड कुछ नया बना डालो। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है, एक्सपीरियंस आपके माइंड में है, दिस एक्सपीरियंसेस नीड सम एडिशंस। तो ये एडिशंस के बाद क्या हो जाएगा, एक न्यू होल यूनिक थिंग निकलेगा, कुछ नया आएगा, कुछ नया इन्वेंट करोगे। तो इसके जो वर्ब्स हैं, जस्ट लाइक देखो, आप कोई मैसेज को लिख रहे हो तो यू आर द राइटर, you are the unique writer because you have that potential to write anything. So आप यहाँ पे लिखने का कैपेसिटी लेते हो, तो आप सिंथेसाइज कर रहे हो। आप खाना बना रहे हो, यू आर ऑल्सो ए सिंथेसाइजर बिकॉज आप खाना बना सकते हो। आप कोई चीज़ों को कंपोज कर सकते हो, म्यूजिक कंपोज, डांस कंपोज, कुछ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कोई चीज़ नया फिर से बना रहे हो। तो जो आइडियाज आपके पास है, उसी आइडियाज को जोड़ो एंड न्यू थिंग्स को ड्रॉ आउट करो। तो इसमें जो भी वर्ड्स हैं उसमें से चार पांच वर्ड्स लोगे ओनली, बस जस्ट लाइक फॉर्मुलेट करना, किसी नया फॉर्मूले को निकालना, आइडिया निकालना, या फिर डिज़ाइन करना, डिज़ाइन को असेंबल करना, कुछ चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए प्रेडिक्ट करना, ये सब चीज़। यहाँ पे क्या आ जाता है फिफ्थ पॉइंट पे, इवैल्यूएटिंग। सो इवैल्यूएटिंग मतलब क्या होता है, आप जानते हो ऑलरेडी कि जजमेंट करना, वन काइंड ऑफ मेकिंग जजमेंट्स। जजमेंट कैसे दोगे, किसी का आप डिसीजन दे रहे हो या जजमेंट दे रहे हो, तो उस रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया है, कैरेक्टर्स हैं, गुण हैं, नियम है, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके रिलेटेड कंट्रोवर्सीज हैं, क्रिटिकिंग है, मतलब हम जो क्रिटिक्स होते हैं, जो क्रिटिकली उसको बोलते हैं, जैसे कि मैं आपकी क्रिटिक्स हूँ, अगर मैं आपको क्रिटिकली एनालिसिस करती हूँ, सो मैं यहाँ पे आपको फाइंड आउट कर सकती हूँ कि यू आर रॉन्ग इन दिस प्लेसेस। मैं यहाँ पे ये पॉइंट पे बता सकती हूँ आप लोग रॉन्ग हो। सो मैं ये क्रिटिकिंग का भी काम कर रही हूँ। तो ये सारे पॉइंट से क्या होगा, जब किसी चीज़ को आप डिटेल कर लेते हो, उसमें क्रिटिकिंग कर लेते हो, कंट्रोवर्सी को भी समझ लेते हो, सब समझ लेते हो, तो इवैल्यूएट और जजमेंट देना ईजी होता है। सो इवैल्यूएशन आपको यहाँ से पहले पता था कि इवैल्यूएशन सिक्स पॉइंट पे आता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे, बट एंडरसन एंड क्रैथहोल के कंसेप्ट में इवैल्यूएशन फिफ्थ पॉइंट पे आता है। सो नेक्स्टली हम आ गए इवैल्यूएशन पे। तो अभी मैंने समझाया कि ये क्या है, कौन सा एबिलिटी है ना, एबिलिटी टू जज, एबिलिटी टू चेक, इवन क्रिटिक द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर गिवन पर्पस। कोई एक एक्टिविटी के लिए, कोई एक पर्पस के लिए आप कोई चीज़ों को वैल्यू दे रहे हो, किसी चीज़ को समझा रहे हो, तो उसके लिए जो जजमेंट चाहिए, तो इवैल्यूएशन वो देता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है वन काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन एक टाइप का बोल सकते हैं ना, यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं, एक माप ले रहे हैं, नाप रहे हैं किसी को। ठीक है, जस्ट लाइक जज करना, एस्टिमेट करना, मेजर करना, इवैल्यूएट, एसेस करना, एप्राइज वैल्यू और आर्ग्यू, डिसाइड, ऐसे करना, तो ये सब इवैल्यूएशन में आता है। बट उसके ऑपोजिट में अगर देखो, एंडरसन एंड क्रैथहोल के लास्ट कंसेप्ट में क्या है, क्रिएटिंग। सिंथेसाइजिंग जो था, सिंथेसिस था वहां पे, यहाँ पे आया क्रिएटिंग। सो क्रिएटिंग का मतलब क्या हो गया, फिर से जितने भी इंफॉर्मेशन आपके पास है सबको जोड़ो, नया कुछ बना दो। अभी देखो क्या है,
पुटिंग एलिमेंट्स टुगेदर, जितने एलिमेंट्स हैं आपके माइंड में, जो जो इन्फॉर्मेशन है थिंक कर लो, वो सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, वस्तुएं हैं, उसको जोड़ लो एंड फंक्शनल होल, मतलब एक कंप्लीट मीनिंगफुल थिंग्स को इन्वेंट कर लो। तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग। कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई प्लानिंग बना सकते हो, कोई आइडिया को जनरेट कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, ये सारा चीज है। तो ये सबसे डिफिकल्ट मेंटल प्रोसेस है जितना आप जानते हो, क्योंकि नया थिंग बनाना डिफिकल्ट होता है। तो उस अकॉर्डिंग ये हमारा पॉइंट आ गया। एंड फिर से देख लो, पहला पॉइंट नॉलेज, तो इधर आ गया रिमेंबर। सेकंड पॉइंट कंप्रीहेंशन, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आ गया अप्लाइंग और अप्लाई। एनालिसिस फोर्थ पॉइंट, तो एनालाइज। सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन का जो स्टेज था वो क्रॉस हो गया है, दैट मीन्स आगे पीछे हो गया। तो इसलिए सिंथेसिस के लिए हमने यूज किया कि सिंथेसिस को ऊपर रखेंगे इधर 2001 में क्रिएट में। इवैल्यूएशन को हमने क्रॉस किया ना, इवैल्यूएशन एनालिसिस के बाद इवैल्यूएशन कर लेंगे, उसके बाद नया चीज क्रिएट करेंगे। तो ये था, क्लियर है? ये अनदर नोट्स मैं दिखा रही हूँ, उसके साथ कंपेयर मत कर लेना कि मैम यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ये थोड़ा सा हायर लेवल का है, ये पीएचडी वालों के लिए भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट होता है। नेट एजुकेशन में जो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं एजुकेशन को लेके फर्दर, तो उनके लिए ऐसा टाइप का पैटर्न में पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जो आपको बेटर लगे, जो आपको एट ए टाइम मिल रहा है, तो उसको देखना, कंपेयर करना, जो बेटर लगेगा उससे करना। जो ईजी लग रहा है, समझ पा रहे हो, तो वो भी कर लो, बेटर है। तो यहाँ पे भी देख लो, पहला थिंग्स है कि क्या लिखा है, ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी रिवाइज फॉर्म। सो यहाँ पे तीन डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। सो ये जो पहला डोमेन था, आपको पता कौन है कि आपका एंडरसन थे, एंड और एक कौन पर्सन है, क्रैथहोल था। तो उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। कब कर दिया, 2001 में। ये हो गया। तो इसके कैटेगरीज देख लो, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। ठीक है, ये पूरे 6 स्टेप यहाँ पे मेंशन है, विथ एग्जाम्पल्स मेंशनड है। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने अभी दिया था आपको, तो वैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशनड है। आफ्टर दैट जो verbs आप इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे verb फॉर्म में है, तो verbs भी यहाँ पे गिवन है। तो verbs कितना लिखना है, याद है ना, 4 to 5 verbs यूज कर सकते हो, एंड जो कि ऑनगोइंग एक्टिविटीज को बताता रहे। ठीक है, ऐसा है। इसके बाद और एक देख लो, बोलोगे मैम इसका तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ। इसके चेंजेस कुछ नहीं हुए। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में इफेक्टिव डोमेन का कोई चेंजेस नहीं हुआ। जस्ट लाइक पहले था रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरनलाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन, एंड देन आपका खत्म हो गया। ये साइकोमोटर डोमेन है। सेम थिंग में देखो, परसेप्शन है, सेट, गाइडेड रेस्पॉन्स, मैकेनिज्म, एंड लास्टली कॉम्प्लेक्स ओवर रेस्पॉन्स, एडाप्टेशन, ओरिजिनेशन। एडाप्टेशन ओरिजिनेशन बहुत सारे बुक्स में है नहीं, तो आप क्या करोगे, रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का एक हिंट दे के रखती हूँ मैं आपको। सपोज क्वेश्चन आ गया रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, तो रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के लास्ट 2 जो डोमेन्स हैं उसको आप चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो पॉइंट्स हैं सब कुछ लिखेंगे। बाकी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के रिवाइज टेक्सोनॉमी के साथ चेंज कर देंगे। इतना करने से रिवाइज टेक्सोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या अगेन बोलूं?